हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी कैश में। जैसा कि आज है संडे और आज संडे को होता है वीकली करंट अफेयर्स। वीकली करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। इस हफ्ते जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उनके फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे एंड क्लियर करेंगे। चलिए जैसे स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का वीकली करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सेल ने कहां पर अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया। सेल से जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय खोल रहा है। कहां पर खोला है? तो इसको इन्होंने दुबई में खोला है, यूएई में। दुबई में यूएई की एक बड़ा अमीरात है जैसा कि, और दुबई यूएई में 7 अमीरात होते हैं टोटल पूरे हैं। उसकी राजधानी वाला अमीरात जो है वो है अबू धाबी, और दुबई भी एक बड़ा अमीरात है। सब शारजाह, दुबई और ये अबू धाबी ये सब उसके अमीरात हैं। ये तो यहाँ पर जैसा कि सेल ने अपना एक प्रकार से ऑफिस खोला है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय खोला हुआ है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब महारत्न कंपनी है, ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये एक महारत्न कंपनी है। अब पहली बार ये वहां जा रही है। इसमें केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री श्री एस.डी. कुमार स्वामी और दुबई में भारत के जो महावाणिज्य दूतावास सतीश कुमार शिवन इसमें शामिल रहे। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक अपने स्टील के उत्पादन क्षमता को 300 मिलियन टन तक पहुंचाना। ये क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से ये क्वेश्चन आपको बनेगा। भारत ने 2030 तक जब अपने इस्पात उत्पादन क्षमता को कितने बढ़ाने की लक्ष्य रखा है, तो आपको क्या बताना है? 300 मिलियन टन का। इसे आपको याद रखना होगा। और जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे कि इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? 1954 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अमरिंदु प्रकाश इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में वनडे टेस्ट में डबल सेंचुरी बनाने वाले सबसे युवा प्लेयर कौन बन गए हैं? सबसे युवा प्लेयर, ये वनडे और टेस्ट दोनों में डबल की बात हो रही है। सेंचुरी बनाने वाले सबसे युवा प्लेयर बन गए हैं शुभमन गिल। अब शुभमन गिल ने अभी क्या शानदार पारी खेली है, 269 की पारी इन्होंने खेली इंग्लैंड के खिलाफ। और इस पारी के बाद फिर क्या, ये टेस्ट और वनडे में दोनों में ही सबसे युवा बन गए हैं प्लेयर। 200 लगाने वाले, देखिए वनडे में ये 23 साल की उम्र में ही लगा दिए थे, तो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़े थे। और रोहित शर्मा 32 साल की उम्र में लगाए थे, जैसा कि ये 23 साल की उम्र में ही अपना रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। जैसा कि वनडे और टेस्ट दोनों में ही इन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। ये अब 132 दिनों में लगा दिए थे। इसके बाद अब टेस्ट में अगर 2 साल बाद हम बताएं यहाँ पर, तो ये भी लगा दिए। तो टेस्ट और वनडे मिलाकर के सबसे युवा बन गए हैं 200 लगाने वाले। ये थोड़ा किसे, तो ये एक्चुअली में इंग्लैंड में सबसे बड़ा स्कोर किसी इंडिविजुअल द्वारा बनाने वाले व्यक्ति बन गए हैं। और आप सोचिए ये कितना पुराना रिकॉर्ड था। सुनील गावस्कर जी ने 1979 में जैसे कि द ओवल में 281 रन बनाए थे, तब के जमाने में सोचो। तो 1979 में 80 के दशक में बाद का जो रिकॉर्ड अब तक बना है ना, उसका अब जाकर के टूटा है रिकॉर्ड। शुभमन गिल पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं जो कि इंग्लैंड में 2 शतक लगाए हुए हैं। तो शुभमन गिल सबसे ज्यादा जैसा कि रन बनाने का रूप में, कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भी ये बन चुके हैं, क्योंकि 269 स्कोर अभी तक किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने कप्तान के रूप में नहीं बनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? एल्ब्रस पर चढ़ने वाले अब बन गए हैं दुनिया के सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति बने हैं, तेजवीर सिंह जी। तेजवीर सिंह पंजाब के रहने वाले हैं और ये चढ़ाई कर चुके हैं माउंट एल्ब्रस पर। माउंट एल्ब्रस आप जानते हो कहाँ का है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप और उसके बाद फिर जो यूरोप वाले साइड में एशिया जाता है, मतलब यहाँ पर, तो ये भी रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है सबसे कम उम्र में। 6 वर्ष की उम्र है इनकी, मात्र 6 वर्ष की उम्र और 6 साल 9 महीने 4 दिन इनकी, मतलब देखिए टोटल एग्जैक्ट उम्र है इनकी। इससे पहले अप्रैल 2024 में नेपाल के एवरेस्ट बेस कैंप पर तक इनका सफलतापूर्वक ट्रैकिंग पूरी की हुई थी। अब उत्तर प्रदेश के किस शहर में 3 दिवसीय आम महोत्सव 2025 का आयोजन शुरू हुआ है? तो आम महोत्सव जैसा कि आपको बता दें 5 जुलाई से शुरू हुआ है। लखनऊ में आम महोत्सव ये बहुत बड़ा होने वाला है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर बात करें तो इसमें 800 से ज्यादा प्रजातियां आम की दिखाई जाएंगी, शोकेस की जाएंगी। आम के लिए उत्तर प्रदेश एक बड़ा महत्व रखता है और आम के एक्सपोर्ट के लिए भी, आम के उत्पादन के लिए आम की
800 से ज्यादा प्रजातियां जो हैं इसको देखने और चखने इनके लिए लोग आएंगे यहाँ पर। कहाँ पर? अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी ने इसका उद्घाटन भी करेंगे, जैसे कर चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश में 61 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन हो रहा है, तो लखनऊ में होगा, ये आपको याद रखना है। और जैसे कि आपको बता दें, ये यहाँ पर जैसे कि आम की बात हो रही, आम की प्रजाति है किसकी? यहाँ लखनऊ उत्तर प्रदेश में, जो कि इसकी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हो, ये रसिया ने दुनिया को चौंका दिया है। कैसे? तालिबान को आप जानते हो, तालिबान 2021 में अफगानिस्तान पर आकर के कब्जा कर लिया था और तालिबान गुट के द्वारा और उसके जो बाद अशरफ गनी को इसकी सरकार को उखाड़ फेंका गया था। तब से तालिबान वहां पर शासन कर रहा है बाकायदे। उन्होंने मंत्रालय बना रखे हैं बाकायदे और जैसे कि एम्बीज बना रखे हैं, जैसे कि जो और देश करते हैं सेम उस तरह से ये लोग रह रहे हैं वहां पर। मतलब सब कुछ देश की तरह ऑपरेट करने लगे हैं। जबकि पहले ये एक आतंकवादी संगठन था। धीरे धीरे सब भारत भी जैसे कि रिलेशन उनसे अच्छा किया, लेकिन कोई देश अभी तक इनको एक देश के रूप में मान्यता नहीं दिया था। और रूस ने मौके की नजाकत को देखते हुए अभी एक मौके को चौका लगा दिया, और वो है तालिबान को ऑफिशियल तौर पर मान्यता देना। इसका जियो पॉलिटिकल या सिनेरियो समझिए। एक्चुअली में ना तालिबान से 2021 में, तालिबान मतलब अफगानिस्तान से 2021 में अमेरिका के जो सैनिक गए थे छोड़ करके। क्यों? इसलिए क्योंकि तालिबान को रोकने में वो नाकामयाब रहे थे और तालिबान अमेरिका के रहने के बावजूद आकर के धीरे धीरे कब्जा करता चला गया। उल्टे अमेरिका को उसने अल्टीमेट दिया वहां की, वहां से 10 दिन के अंदर अंदर निकलो उनको कहा। और अमेरिका के जो सैनिक हैं आनंद फानंद में सारे सैन्य हथियार छोड़ करके वहां से निकल लिए। ये स्थिति आ गई थी वहां पर, और 20 साल तक वहां अमेरिका रहा था। मतलब ये अमेरिका की बहुत बड़ी हार मानी जाती है। इधर अमेरिका जो है लगातार पाकिस्तान से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा था। पाकिस्तान भारत के खिलाफ भी जा रहा था, जैसा कि मतलब कुछ अग्रेसिव तरीके से खिलाफ तो हमेशा ही रहा है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर रूस ने ये इस क्षेत्र के इस रीजन में अपना प्रभुत्व दोबारा से, जो कि 1980 के दशक के में हुआ करता था, वैसे ही प्रभुत्व दोबारा स्थापित करने के लिए तालिबान को रिलेशन और ज्यादा मजबूत करने के लिए तालिबान को ऑफिशियल रूप में कंट्री का दर्जा दे दिया। कोई भी गुट हो, कोई भी संगठन हो, जब वो कहीं पर कब्जा कर लेता है, अपनी सरकार बना लेता है, तो उसकी सबसे पहली ये प्रायोरिटी होती है कि जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में कि वो अपने आप को मान्यता दिलवाना शुरू करे। अब मतलब ज्यादा से ज्यादा देशों को एक्सेप्टेशन दिला दे कि हाँ भाई हम यहाँ पर हैं, आप हमें स्वीकारिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आज भी 70-80 साल हो गए हैं, लेकिन इजराइल पूरी दुनिया को अपने आप का मतलब कि अपने आप की एक्सीलेंस और प्रभुत्व का वहां पर मान्यता दिलाने में नाकामयाब रहा है। पाकिस्तान जैसे देश जो वो आज भी इजराइल को देश नहीं मानते हैं यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे देश है जो इजराइल को अभी कंट्री भी नहीं मानते हैं। यही बात तो ऐसे ही यहाँ पर है। तालिबान जो है ये जब आया अफगानिस्तान को पूरा कब्जा कर, तो उसके बाद से अब 5 से 6 साल के बाद में, 4 साल के बाद में अब ये हुआ है कि रूस ने मान्यता दे दी है इसको। तो ये बहुत बड़ा मूव है। खैर एक प्रकार से अमेरिका को चढ़ाएगा भी ये। अब अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के हेड कोच ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उनका क्या नाम है? तो इनका नाम क्या है? भारतीय फुटबॉल टीम के जो हेड कोच हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, या कहें एक प्रकार से उनसे इस्तीफा दिलवा दिया गया है जबरदस्ती। इनका नाम था मनोलो मार्केज। मनोलो मार्केज को 2 साल के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन अभी इनको 1 साल पहले ही अपना पद छोड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इन पर काफी आरोप थे। जैसा कि इन पर देखिए, आपसी सहमति बन नहीं पा रही थी, पर इन पर और भी आलोचनाओं का सामना हो रहा था। इस वजह से इन्होंने इनको मतलब प्रेशराइज किया गया कि भाई अब तुम पद छोड़ दो और अब छोड़ दो यहाँ से, मतलब निकलो। परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे हो अच्छे से इंडिया टीम की, तो ठीक से कुछ दिखा नहीं पा रहे हो परफॉर्मेंस। जून 2024 में इनको 2 साल के लिए नियुक्त किया गया था, और 1 साल बाद ही यानी जून 2025 में ही इनको कह दिया गया कि आप जाओ, आप कोई दूसरे को ढूंढेंगे। तो इन्होंने 2 जुलाई को इस्तीफा दे दिया है। जैसा कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ अपनी सहमति न बन पाने के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें तो 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। कल्याण चौबे वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाली भारतीय पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? अब तक
तो आपने पुरुष क्रिकेटरों में कई लोगों को देखा लिया होगा कि तीनों फॉर्मेट में वो शतक लगा चुके हैं, लेकिन पहली भारतीय महिला क्रिकेटर अब बन गई हैं जो तीनों फॉर्मेट में शतक लगाई हुई हैं। क्रिकेट के वो हैं स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जो है ये T20 में, ODI में और टेस्ट में जैसा कि तीनों में ही भारत के लिए शतक लगा चुकी हैं, सेंचुरी लगा चुकी हैं और ये बन गई हैं फर्स्ट इंग्लैंड के खिलाफ। अभी नटिंघम में इन्होंने ये 62 गेंदों में 172 रन बनाया। केवल अब तक 5 महिला क्रिकेटरों ने ही दुनिया भर में शतक लगाए हैं तीनों फॉर्मेट में। उन 5 में एक भारत की भी हैं स्मृति मंधाना। एक और रिकॉर्ड बना दिया स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा दोनों के ने बीच में। तो सबसे ज्यादा रनों की अगर साझेदारी हो गई है, अब तक सबसे ज्यादा रनों की साझेदारी के मामले में किसी भी महिला के द्वारा महिला क्रिकेटरों ने के इन दोनों की जोड़ी ने सबसे ज्यादा रन बनाए हुए हैं। इनमें 2724 रन की साझेदारी जैसा कि इन दोनों के बीच में नाम हो गई है। मतलब ये दोनों ने टोटल आज तक में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, साझेदारी के रूप में बात हो रही है। तो ये हेली और ब्रेथ मोनी का रिकॉर्ड तोड़ी हैं। हाल ही में शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? आयोजन हुआ है पहला राष्ट्रीय सम्मेलन, जैसा कि अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन इनका आयोजन किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। देखो, ये शहरी स्थानीय निकाय के अध्यक्षों का था। इसका भी उद्घाटन किया ओम बिरला जी ने, जो कि भारत के लोकसभा के अध्यक्ष हैं। इन्होंने ही अभी कुछ दिनों पहले प्राक्कलन समितियों के मतलब सदस्यों और अध्यक्षों की सम्मेलन का एक उद्घाटन किया था। वो मुंबई में आयोजित किया गया था। बताया था मैंने कि प्राक्कलन समितियों का जो सम्मेलन हुआ है वो मुंबई में हुआ है, और ये वाला जो शहरी स्थानीय निकाय की बात हो रही है, अध्यक्षों का जो सम्मेलन है, ये हो रहा है कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। तो दोनों की अध्यक्षता, दोनों का उद्घाटन ओम बिरला जी ने किया है। लोकसभा स्पीकर हैं और अवधि 3 और 4 जुलाई को थी, जैसा कि इनकी डेट की बात हो रही है। हाल ही में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जैसा कि आ चुका है, उसमें भारत जो है किस नंबर पर है, मतलब रैंकिंग में। तो इसका मतलब है यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में देखा गया है कि देशों को रैंक किया गया कि देश में कितने ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न्स होता क्या है? ये एक स्टार्टअप को मतलब कहते हैं कि जैसे कि मार्केट वैल्यूएशन जिसकी 1 बिलियन को क्रॉस कर जाती है। अब 1 बिलियन को अगर क्रॉस कर जाती है कोई भी ऐसा स्टार्टअप हो, तो उसे कहेंगे कि ये स्टार्टअप हो गया है यूनिकॉर्न स्टार्टअप। ऐसे ऐसे यूनिकॉर्न सबसे ज्यादा किस किस देश में है, इसको लेकर के रैंकिंग जारी की गई है। इसमें पता चला है कि भारत पहुंच गया है 3रे स्थान पर। अमेरिका टॉप पर बना हुआ है, 2nd स्थान पर चाइना है, और भारत जब हो गया है 3रे सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न के साथ है। संख्याओं में बात करें तो अमेरिका के पास है 758 स्टार्टअप ऐसे हैं जिनकी मार्केट वैल्यूएशन 1 बिलियन प्लस है, और अगर चाइना में बात करें तो 343 है। भारत में 64 यूनिकॉर्न है आज के टाइम पर। 64 यूनिकॉर्न। अब आप कहोगे कि को जैसे कि पहले उस टाइम थोड़े पहले बताया गया था कि 67 यूनिकॉर्न थे। बिल्कुल, एक टाइम पर पिछले साल जो 67 यूनिकॉर्न हो गए थे भारत के, लेकिन आपने देखा बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो दिवालिया भी हुई हैं और बैकफुट पर आई हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे बायजूस वगैरह देख लो, ये फर्श पर आ गई हैं अर्थ से, इसलिए अब ये यूनिकॉर्न घटे हुए हैं। जैसा कि तो अभी वर्तमान में कितने हो गए हैं? 64 यूनिकॉर्न हैं। 23-24 में थे जैसा कि ये। अब भारत में कुल संख्या जो है ये 1523 तक पहुंच गई है पूरे विश्व भर में की बात हो रही है। और इसमें अगर सिटीज में बात किया जाए तो सिटीज में सबसे ज्यादा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है जो कि 199 है वहीं पर। न्यूयॉर्क में 142 है, और अगर बीजिंग की बात करें तो 91 के साथ है। भारत में अगर टॉप 3 यूनिकॉर्न सिटीज बेंगलुरु, मुंबई और गुरुग्राम ये हैं, ये भारत की जैसे कि सिटीज हैं टॉप वाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया है? तो जैसा कि वो पीएम मोदी को अभी घाना के जो कि घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया। कल ही जैसे कि हमने आपको थोड़े दिन पहले ही बताया था कि अब ये 5 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं, इनको कहीं ना कहीं अवार्ड मिल ही जाएगा। शुरुआत हो भी गई जैसा कि घाना से, अभी 4 देश बचे हुए हैं, तो उसमें से किसी न किसी लगता है कि आगे मिल ही जाएगा। खैर, घाना की अगर बात करें तो इनको मिला है सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना ये पूरा नाम है इनका। अभी तक पीएम मोदी को विदेशों में 24 बड़े सम्मान मिल चुके हैं। 24 देशों के नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। 24 देशों के जैसा कि अगर बात करें तो नागरिक सम्मान मिले हुए हैं टोटल अभी तक की। पहले अब ये 5 जैसा 25वां हो चुका है। किसी भी विदेशी लीडर को
कई मतलब उनके इतने अवार्ड नहीं मिले हैं जितने सबसे ज्यादा मिल चुके हैं पीएम मोदी जी को। ये 2 से 9 जुलाई को गए थे 5 देशों की यात्रा पर। पहला घाना, तिरंदाद, टोबागो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया, ये 8 दिवसीय दौर पर हैं। अब घाना की बात करें तो राजधानी घाना की क्या है, अकरा होती है। घानाई साड़ी सेडी ये यहाँ की मुद्रा होती है। राजधानी और मुद्रा ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि मोदी जी यहाँ पर अभी विजिट पर गए हुए हैं, तो यहाँ से इन 5 देशों की आपको याद करना होगा राजधानी और मुद्रा। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में। और जैसा कि आपको पता है कि ये घाना जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप जानते हैं, घाना देश वहीं पर पड़ता है, क्योंकि जैसा कि अल्जीरिया, ये नाइजीरिया, ये सब देश कहाँ पड़ते हैं, ये हैं अफ्रीका के देश हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में होते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2025 में किस देश के प्रधानमंत्री पेंटोंग टॉन सिनवात्रा को सस्पेंड किया गया? तो सिनवात्रा जी ये जो कि कहाँ की हैं, थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी, अभी कुछ महीनों पहले ही बनी थी। तो जब हमने आपको बताया था, अब इनको सस्पेंड कर दिया गया है। हाँ, इनको प्रधानमंत्री पद से ही सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? इनकी एक ऑडियो वायरल हो गई थी। ये फोन पर बात कर रही थी कि और देश से ये बात कर रही थी कि भाई कंबोडिया से कि हम थोड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह या रिलेशन वगैरह में कुछ नरमी बरतेंगे। अब सेना विवाद को लेकर के मतलब सीमा विवाद को लेकर के बात हुई है, तो इसलिए ये ऑडियो जब वायरल हुई तो फिर इनका विरोध हुआ और खूब विरोध हुआ। इनको अब सस्पेंड कर दिया गया है। एक गलती इनकी पूरी प्रधानमंत्री का पद ही ले डूबी। अब थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक होती है भाई। अब मुद्रा यहाँ की होती है थाईलैंड। अगर आप मैप में आप देखोगे ना तो आपको अपना जो इंडिया दिखेगा, इंडिया के बगल में जैसा कि बांग्ला पड़ोसी देश, म्यांमार के बाद उसके बाद ही जो पड़ोसी देश आता है वो है थाईलैंड, आपको मिल जाए। बैंकॉक इसकी राजधानी है और उसके बगल में है कंबोडिया। जुलाई 2025 में दुनिया का पहला जो डुअल रडार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार कहां से लॉन्च किया जाएगा? तो निसार लॉन्च होगा साथियों आप श्रीहरिकोटा से। कई बार मैंने आपको जैसा कि क्वेश्चन बताया हुआ है, जैसे कि पिछले 2 साल से इसकी चर्चा चल रही थी अब निसार की। तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है अब फाइनलाइज हो चुका है। डेट भी आ चुकी है कि ये कब लॉन्च किया जाएगा। 16 जुलाई 2025 को ये लॉन्च किया जाएगा। दुनिया का पहला डुअल रडार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होने वाला है। आज तक कोई भी डुअल रडार अगर बताएं तो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट नहीं लॉन्च किया गया था। और लंदन के पास है एक जो सिंगल रडार सिस्टम वाला, ये डुअल वाला होगा। तो ये गेम चेंजिंग होने वाला है अर्थ पे। ये ना सिर्फ जमीन पर जंगलों पर देख पाएगा, निगरानी कर पाएगा अच्छे से, बल्कि जमीन के अंदर क्या है उसको भी निगरानी कर पाएगा। सोचो इतना जबरदस्त होगा, ये पावरफुल होगा कि जमीन के अंदर क्या है, जैसे बहुत सारे लोग जो क्या होते हैं ना बंकर बनाकर रहते हैं वगैरह, तो उनकी जमीन रहेगा नीचे बंकर बना करके पूरा ऑपरेट कर रहा है, तो उनका पूरा का पूरा थर्मल इमेजिनेशन जो उसके जरिए हर प्रकार से वहां पर जो चीजें देगा, इतना पावरफुल ये है। इसकी कीमत आप समझ सकते हो, निसार है, बहुत ज्यादा महंगा भी प्रोजेक्ट है। नासा इसरो इसलिए मिलकर के इसको खर्च कर रहे हैं। अब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका पूरा नाम है। 16 जुलाई को GSLV MK2 से लॉन्च किया जाएगा भारत का। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये पैसा तो 90% खर्च कर रहा है नासा, लेकिन भारत का रॉकेट यूज कर रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यही है, GSLV Mark 2 जो है MK2 ये अपना रडार है और जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, इस लॉन्च से व्हीकल से थ्रू ये इसे लॉन्च किया जाएगा। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन होने जा रहा है, तो पृथ्वी की सतह के अत्यंत सटीक और उच्च रिजोल्यूशन अवलोकनों का उत्पादन करेगा। बाकी इसरो और नासा के बारे में आप जानते हो, नासा के अध्यक्ष नए बने हैं जेनेट पेट्रो। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा खोला गया है? लकड़ी से निर्मित है, लकड़ी से बना हुआ है, पूरी तरीके से वुडन जो गुरुद्वारा है ओपन किया गया है। कहाँ पर गुरुद्वारा बन रहा है? पंजाब में बनेगा। अब पंजाब में ही बन रहा है जैसा कि, तो भारत का पूरी तरीके से लकड़ी का जो गुरुद्वारा है अब भारत वाले पंजाब में बनाया गया है। पंजाब आप जानते हो दोनों साइड से है, जैसे कि भारत में भी है और पंजाब प्रांत है जो कि कहाँ पर पाकिस्तान में है। तो भारत के पंजाब राज्य के फजिलिका जिले में ये भारत का पहला पूर्णतः जो लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा खोला गया है। इसमें देवदार लकड़ी का यूज किया गया है जो कि स्पेशल तौर से फिनलैंड से मंगाया गया है। अब बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि डिजाइन जो है निर्माण किसने किया है,
इकबाल सिंह लुधियाना वाले, इन्होंने इसका निर्माण किया है। अगर हम पंजाब के बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो जान लेते हैं। जैसे कि पंजाब आप जानते हो ये अपना बॉर्डर किससे शेयर करता है, पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में भी पंजाब प्रांत है जैसा कि वहां पर अपना। और जैसा कि जिले की बात करें, यहाँ पर कितने हैं, 23, विधानसभा में 117 सीटें, लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 7 सीटें जाती हैं यहाँ से। भगवंत मान आम आदमी पार्टी से यहाँ के सीएम है, गुलाब चंद कटारिया यहाँ के गवर्नर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जो घाना के दौर पर रवाना हुए थे, तो ये घाना का दौरा करने वाले कौन से वे प्रधानमंत्री बने हैं भारत के, भारतीय प्रधानमंत्री। तो पीएम मोदी साथियों जैसा कि 5 देशों की यात्रा पर गए हैं। इन 5 देशों के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो पहले तो सबसे पहले ये गए कहाँ, घाना जाने वाले ये बन गए हैं भारत के तीसरे प्रधानमंत्री। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए थे यहाँ पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए थे। उसके बाद अगर लाल जो नेहरू गए, इनके बाद गए थे पीवी नरसिम्हा राव जी गए थे। पीवी नरसिम्हा राव जी गए थे यहाँ पर, कहाँ पर, ये घाना में याद पर। आप उसके बाद अगर बात करें तो तीसरे प्रधानमंत्री हैं, बन गए हैं कौन, नरेंद्र मोदी जी तीसरे वाले बन गए, क्योंकि पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, दूसरे पीवी नरसिम्हा राव जी, तीसरे एकमात्र बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घाना की यात्रा करने वाले। अब 5 देश में जाएंगे, कौन कौन है, घाना है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, त्रिनिदाद और टोबैको है और नामीबिया है। तो इसमें से घाना और नामीबिया तो आपको ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का दिख ही जाएगा, कॉन्टिनेंट यहीं पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में गया है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी हो गया। त्रिनिदाद और टोबैको जो है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के हैं, अर्जेंटीना भी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का है, ब्राजील भी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का है। मतलब 3 दक्षिण अमेरिकी हैं देश हैं और 2 अफ्रीकी देश हैं जहां पर यात्रा पर गए हैं मोदी जी। 2 तारीख से 9 जुलाई तक ये 5 देशों की यात्रा पर रहेंगे, जिसमें पहले घाना जाएंगे, त्रिनिदाद जाएंगे, दूसरा टोबैको, अर्जेंटीना, फिर ब्राजील और नामीबिया। ये आप घाना के बारे में जानते हो, जैसा कि ये घाना की राजधानी क्या है, अकरा, घनाई सिटी यहाँ की मुद्रा है, महाद्वीप अफ्रीका है और राष्ट्रपति जॉन महामा है यहाँ की। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कब गए थे, तो 1957 में गए थे। 1995 में पीवी नरसिम्हा राव जी गए थे और पीएम मोदी जी जैसा कि 2025 में गए हैं, यानी कि 30 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री घाना की राजधानी घाना में गए हैं। क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस बैंक के प्रबंध निदेशक, एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ श्री कृष्णन हरिहर शर्मा और कार्यकारी निदेशक शेखर राव ने इस्तीफा दिया। तो जैसा कि ये इस्तीफा दे चुके हैं, आप सोचो किसी बैंक के जो दो टॉप मोस्ट अधिकारी होते हैं, एक एमडी होते हैं, ठीक है, एक दूसरे सीईओ, ये 2 हैं, इन्होंने जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये इस्तीफा दे दिए हैं, तो मतलब ऊपर की 2 लेयर समाप्त। तो ये हुआ क्या, कहाँ हुआ है, कर्नाटक बैंक में। इसका मतलब ये होता है कि जानते हो कि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर कोई ऐसा बड़ा पद किसी भी कंपनी में, किसी भी प्राइवेट कंपनी में अचानक से 2 बड़े पद पर इस्तीफा दे देते हैं लोग, तो इसका मतलब उस कंपनी में बड़ा झोल होता है और इसका इफेक्ट जो है सीधा सीधा उसी शेयर मार्केट पर देखने को मिलता है। उसके शेयर मार्केट पर प्राइस देखने को मिलेगा, जो अब देखना होगा कैसे ये लोग भरते हैं। शेयर मार्केट में इसका प्राइस तो लगातार अब गिरने ही वाला है, क्योंकि अचानक से दोनों ने इस्तीफा दिया है। इनका इस्तीफा 15 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा और शेखर राव का इस्तीफा 31 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा। बैंक ने आनंद फानन में राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अभिनियुक्त कर दिया है और अगली बाकी की जो नियुक्तियां हैं वो धीरे धीरे करके करेंगे। कुल मिलाकर के कर्नाटक बैंक जो है ये डूबने वाला है। सीधी बात कहें तो 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका मैंगलोर कर्नाटक में है। किसको न्यूयॉर्क सिटी सम्मान से सम्मानित किया गया, तो जैसा कि राधानाथ स्वामी जी को जो हैं ये इसके मतलब इस्कॉन के पुजारी हैं, या कहें कि इस स्वामी हैं राधानाथ स्वामी जी। ये न्यूयॉर्क के सिटी ऑनर इंटरफेथ इवेंट में जाकर के सम्मान पाए हुए हैं और न्यूयॉर्क सिटी सम्मान जिससे जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपायुक्त हैं दिलीप चौहान, वो वहाँ के मेयर हैं एडम्स। ये अगर हम बात करें इन्होंने जो यहाँ का सम्मान है न्यूयॉर्क सिटी सम्मान किसने दिया है, तो मेयर एरिक एडम्स। यहाँ पर आप देख सकते हो जो पॉलिटिक्स अगर जानते हो हर जगह चलती है, यहाँ पर भी यही हो रहा है। एयर मेडिक जो है यहाँ पर एरिक एडम्स जो हैं ये क्या है, यहाँ पर वहाँ के मेयर हैं और वहाँ के लिए जो प्राइमरी इलेक्शन होता है, अगला मेयर का जो चुनाव आने वाला है,
तो उसमें जो प्राइमरी इलेक्शन होता है उसमें जोरान ममदानी नाम का एक शख्स है, अभी आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। वो इंडियन मुस्लिम बताते हैं अपने आप को और बहुत ज्यादा बात को प्रमोट करते हैं और वो प्राइमरी इलेक्शन जीते हुए हैं वहां का, जैसा कि जोरान ममदानी। अब वो सेकेंडरी पर हैं, सेकेंडरी जीत जाएंगे तो वो बन जाएंगे मेयर। तो ये वो मुस्लिम को इंडियन मुस्लिम अपने आप को बताते हैं जैसा कि, और मुस्लिम कम्युनिटी को खुलकर प्रमोट करते हैं। मेयर जो है वर्तमान में एरिक एडम्स, ये क्या कर रहे हैं, ये हिंदी कम्युनिटी को आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब चल रहे हैं लेकर के इनको। अब क्या कहें, एक हिंदू रिलीजियस लीडर को इनको सम्मानित कर दिए ये एक न्यूयॉर्क सिटी सम्मान से, राधानाथ स्वामी को, क्योंकि इसमें जो है ना कृष्ण भगवान के लिए है ये, और वहाँ की ये राजनीति है फिलहाल। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिर्फ इंडिया में ही होता है, वहां भी होता है, बाहर भी होते हैं। सब लीडर अपने अपने यूज के लिए करते हैं ये सब। हाल ही में कहां पर पहले एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल का समापन किया गया है। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल, इसका सफल समापन हुआ है कहां पर, जहां पर पहला आयोजन हुआ था लद्दाख में, इसका आयोजन हुआ है वहीं पर और सफल समापन भी हुआ। तो पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल है ये। एस्ट्रो मतलब एस्ट्रोलॉजी के लिए बारे में यहाँ पर जानकारियां होती हैं। तो ये एक एस्ट्रोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, या कहें एस्ट्रोलॉजी के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि अब देखो लद्दाख में बहुत सारे ऐसे सेंटर्स भी बनाए गए हैं जहाँ दूरबीन लगाए गए हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे रिसर्च होते हैं, क्योंकि लद्दाख बहुत हाइट पे पड़ जाता है जैसा कि, तो वहां पर दूरबीन वगैरह स्थापित करने से बहुत से अच्छे अच्छे रिव्यू आते हैं, मिलते हैं, तो थोड़ा सा एज मिल जाता है। ऐसे में इनको अब टूरिज्म में प्रमोट किया जा रहा है, जिससे बाकी के जो नागरिक हैं, हमारे जो छात्र हैं, ये सब जाएं वहां पर विजिट करें और कुछ सीखें वहां से, साइंटिस्ट वगैरह अब जाएं। तो ये जो अब एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल के नाम से ये वहां पर फेस्टिवल आयोजित हुआ है और भारत सरकार चाहती है कि लद्दाख को भारत का एस्ट्रो टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाए। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसा कि आप इसको याद रखना, लेह लद्दाख में आयोजित किया जा रहा है, समझ जाओगे कॉन्सेप्ट तो आपको याद रहेगा क्वेश्चन। एस्ट्रो टूरिज्म से पढ़कर मत निकलना, क्योंकि देखिए हम आपको बता दें कि ये जो एस्ट्रोलॉजिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लेह लद्दाख में जो है, लेह लद्दाख में क्यों, क्योंकि ये बहुत ही हाइट पे है और वहीं पर सारी वेधशालाएं भी हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने ELI योजना को मंजूरी दी। इसके तहत 2 सालों में कितनी नौकरियां उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा हुआ है। तो जैसा कि हम आपको बता दें, ELI स्कीम लॉन्च की गई है, कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है और मैंने जैसे आपको बताया था कि इस पर वीडियो भी दी थी, आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि पूरा डिटेल में मैंने इस वीडियो में समझाया हुआ है कि कैसे 2 साल में 3.5 करोड़ नौकरियां यहाँ पर जनरेट की जाएंगी। अब गवर्नमेंट ये स्कीम क्या है, पूरा डिटेल से मैंने इसको समझाया हुआ है, तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे कि 3.5 करोड़ जॉब्स क्रिएशन के लिए यहाँ पर ये स्कीम लाई गई है अगले 2 साल में आने वाले। तो ऑब्वियस इस बात है कि 3.5 करोड़ तो गवर्नमेंट जॉब तो देगी नहीं भाई। इसमें क्या किया जाएगा, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट को जो प्रमोट करके, मतलब प्राइवेट सेक्टर के हैं जो स्टार्टअप हैं उनको बढ़ावा देने के लिए और उनके थ्रू एम्प्लॉयमेंट कराने की ये स्कीम है। मतलब ये सब कुछ गवर्नमेंट इसमें जनरेट नहीं करेगी गवर्नमेंट जॉब्स को, इसमें स्टार्टअप जो प्राइवेट कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनियां या गवर्नमेंट फंड्स जो हैं, मंत्रालय, इन सबको जोड़ करके तब जाके 3.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट करने की बात की गई है। इस स्कीम को कहा गया है कि ये 2 फेज में 2 पार्ट में होगा। पार्ट ए जो होगा ये फर्स्ट टाइमर्स के लिए होगा, जो फ्रेशर्स होते हैं, मतलब फ्रेशर्स मतलब आप समझ रहे हो ना, अभी अभी पास आउट हुए हैं या कभी जॉब नहीं किए हुए हैं, उनके लिए होता है। उनको ये कहा गया है कि इनको सरकार 15,000 तक की सब्सिडी देगी 2 इंस्टॉलमेंट में, 6 महीने पर देगी। अगर पहले 6 महीने तक लगातार काम करते हैं तो 15 लाख रुपए, 15,000 तक की सब्सिडी का सरकार देगी। फिर अगले 6 महीने तक काम करते हैं तो फिर 15,000 तक की सब्सिडी देगी गवर्नमेंट की बात हो रही है। अगर 1 मंथ वेज को लेकर के 1 मंथ वेज की बात करें आधार पर, मतलब 15,000 तक है। तो अगर इसमें कम रहेगा तो पूरा का पूरा मिलेगा, इससे ज्यादा रहेगा तो मैक्सिमम 1,000 मिलेगा। पार्ट बी जो है ये एम्प्लॉयर्स को सपोर्ट करने के लिए, मतलब सपोर्ट करने के लिए है, जैसा कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, मतलब जो अपने यहाँ एम्प्लॉयज रखते हैं, उनके लिए कहा गया है कि उनको 3,000 रुपए मंथ का इंसेंटिव दिया जाएगा फॉर द 2 ईयर ऑफ एवरी एम्प्लॉय। फॉर मतलब हर एक एम्प्लॉय जब वो हायर करते हैं 2 या 2 से अधिक, अब इसमें ये कहा गया है अगर आपकी जो कंपनी जो है वो 50 से ज्यादा एम्प्लॉय, 50 से कम एम्प्लॉय वाली है, तो 2 या 2 से अधिक को अगर आप हायर करते हैं और 6 महीने तक लगातार उनको जॉब पर रखते हैं हो, तब आपको 3,000 रुपए पर एम्प्लॉय के हिसाब से मिलेगा, अगर आपकी कंपनी में 50 से ज्यादा एम्प्लॉय रहते हैं तो।
आपकी 5 या उससे अधिक एम्प्लॉय की हायर करने पर प्रत्येक एम्प्लॉय के लिए 3,000 रुपए तक का मंथ मिलेगा, जैसा कि पर मंथ मिलेगा, एम्प्लॉयर को मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयर जो है ना वो नई नियुक्तियां करेगा। जब ये नियुक्तियां करेगा नई करने पर, तो पहले से अवेलेबल नियुक्तियां के लिए नहीं है। जैसा कि मान लीजिए आपके पहले से ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं, आपके पास 40 हैं, अब आपको 2 का या 2-3 मतलब जो भी एम्प्लॉय हायर करते हो, तो जो नए 3 एम्प्लॉय स्कीम के तहत हायर करोगे तो उन तीनों के लिए मैक्सिमम रुपए 3,000 जो है तक की, या 1,000 रुपए से 3,000 तक का यहाँ पर मिलेगा। एडिशनल जॉब क्रिएशन के लिए सब्सिडी मिलेगी सरकार की तरफ से। अगर वहीं पर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हो तो ये 2 साल के लिए मिलेगा, क्योंकि 2 साल के लिए ही ये स्कीम है। और अगर मान लो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हो तो आप ये स्कीम फायदा जो है 4 साल तक मिलेगा आपको। यही ELI स्कीम और इसके बारे में जैसे मैंने आपको डिटेल में चर्चा की हुई है, आप वीडियो में देख सकते हो, जो इसके लिए स्पेशल वीडियो था। ये एम्प्लॉयमेंट लिक्विड लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा, एम्प्लॉयज एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। कैबिनेट ने कल 4 चीजों को मंजूरी दी थी, जैसा कि इसमें से 2 ये बड़ी परियोजनाएं हैं और 2 आम नागरिक को जो काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी। तो पहली तो है ELI स्कीम और दूसरा है राष्ट्रीय खेल नीति। तो ये हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं जैसे वीडियो में, कि आप इसको डिटेल में समझ सकते हो वीडियो देख करके, और हो सकता है जैसे कि आप आगे भी कुछ नई स्कीम आती रहे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने किसानों को उनकी जो कृषि उपज है उसको उचित मतलब जो दाम दिलाने के लिए, मूल्य दिलाने के लिए एक हेजिंग डेस्क स्थापित किया है? ये किसने किया है, किस राज्य ने? तो महाराष्ट्र राज्य ने, जैसा कि सरकार ने इस वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसको, या वर्ल्ड बैंक की सिफारिश पर कहें, वर्ल्ड बैंक की, तो लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि वर्ल्ड बैंक ने सजेस्ट किया था कि किसानों को जो उनकी कृषि है उपज का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए एक हेजिंग डेस्क स्थापित कीजिए और ट्रैक कीजिए, मॉनिटर भी कीजिए। कई बार क्या होता है कि जो किसान जो है ना वो मंडी में अपने सामान को ले जाने में उससे ज्यादा मूल्य खर्च कर देते हैं, मतलब जितने का उनका सामान नहीं उतना ज्यादा उनका पैसा लग जाता है, तो सामान बिकना बंद हो जाता है। जैसा कि इसलिए अभी बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, अक्सर कि हर मौसम में वायरल होती रहती है, जैसा कि बहुत सारे जो किसान हैं अपनी उपज का जो भी होता है सड़कों पर, रोड पर, खेतों में ऐसे फेंक रहे हैं। ट्रक भरा सामान, जैसे कि अभी आम का मौसम चल रहा है तो आंध्र प्रदेश में आम के आप देखोगे ना रोड के किनारे फैले हुए हैं, मतलब बहुत ज्यादा ट्रक भर के आम फेंक दिए गए। क्यों? क्योंकि किसानों को उनका जो उचित मूल्य है थोक मात्रा में नहीं मिल पाता है, मार्केट्स में खराब हो जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें MSP भी नहीं मिल पा रहा है तो उतना उस लेवल का। तो इसके अलावा और जो टमाटर का जैसे सीजन आता है आप देखते हो ना, बहुत ज्यादा किसान बाते हैं, ये सब चीजें नहीं रखेंगे क्योंकि ये ज्यादा समय तक लॉन्ग टाइम पर रह नहीं सकती हैं, क्योंकि ये खराब हो जाती हैं। अब आम तोड़वा लिए तो बिक नहीं पाया तो ये भी खराब हो जाएगा, सही समय पर अगर नहीं बिका तो खराब हो जाएगा। आलू और प्याज वगैरह जैसे क्या होते हैं ना, वो मान लो तो वो रख दिएगा तो वो लॉन्ग टाइम के लिए चल जाते हैं, लेकिन इन सब में दिक्कत आ जाती है। ऐसे में किसानों को सही मतलब जो उनका रेट मिल सके, प्राइस मिल सके, किसानों को जल्दी पैसा भी मिले, इन सब के लिए ये हेजिंग डेस्क जो है इसकी घोषणा की गई है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है और इसको महाराष्ट्र सरकार स्मार्ट परियोजना के तहत ला रही है। स्मार्ट परियोजना का मतलब क्या है कि एग्री बिजनेस मतलब देखो, स्मार्ट में ART है, ये इसका फुल फॉर्म है। जैसा कि बाकी वाला जैसे साहब ठाकरे जो है SM में है, जो अब कैसे SM में एडजस्ट किए हैं जैसे वो हम नहीं जानते। एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये स्मार्ट है, स्मार्ट परियोजना भी है, महाराष्ट्र सरकार की है, जो कि फेमस योजना है, इसी के तहत लाया गया है। तो वर्ल्ड बैंक की सिफारिश किया गया था, उसके थ्रू महाराष्ट्र देख पाओगे आप, जैसा कि महाराष्ट्र ने ये लॉन्च की है स्कीम। अब अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा GOI इटसेट्स नामक जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो GOI इटसेट, इसे गोई सेट या कहें पढ़ो, लेकिन जैसे कि ज्यादा नहीं इसमें, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेट्स है, ठीक है। तो फुल फॉर्म इसका यही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेट्स। ये बेसिकली जो है स्टैटिक्स होते हैं, जो सांख्यिकी होते हैं, उनके लिए ये लॉन्च किया गया है और इसको सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। अभी 29 जून को, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी था, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो उन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर ही ये ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि देश भर के जो भी सांख्यिकी आंकड़े हैं, जो भी स्टैटिक्स हैं, वो आम जनता को भी पता चल जाए, इसके लिए यहाँ पर ये ऐप लॉन्च किया गया है। आप GOI इटसेट्स के लिए जरिए, इस मोबाइल ऐप के जरिए आप भी बहुत सारे जो स्टैटिक्स होंगे उनको देख सकते हो, उनको एक्सप्लोर कर सकते हो, या आप लोगों से ज्यादा से हम बता दें
कि ये जो होता है GOI जो गवर्नमेंट है स्टेट्स है, ये एप्लीकेशन के थ्रू जो स्टेट्स के लिए बनाया गया, ठीक है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय के द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया है, हम आपको बता दें ये हमारा, और 29 जून को ये लॉन्च किया गया है, इस सांख्यिकी दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो सचिव नियुक्त किए कर दिए हैं राव के, किसके? रा के। जून में हुई है नियुक्ति, तो लेकिन अब इनका कार्यकाल जो है अब शुरू हो रहा है 1 जुलाई से। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा जो है भारत की विदेशी मामलों की खुफिया एजेंसी है, उसके नए सचिव या कहें कि नए प्रमुख ये नियुक्त कर दिए गए हैं पराग जैन। अभी तक रवि सिन्हा थे और रवि सिन्हा की जगह पर अब आ गए हैं पराग जैन जी। अब आपको ये दिख रहे होंगे, जैसे कि हम बता दें, ये पराग जैन, इनके पास अच्छा खासा आपको 20 से ज्यादा सालों का अनुभव मिलेगा रा में काम करने का, और ऑपरेशन सिंदूर में इनकी अहम भूमिका रही थी। इन्होंने नेटवर्क के माध्यम से पाकिस्तानी के आतंकवादी ठिकाने, यहाँ पर टेस्ट कैंप यहाँ पर कहाँ पर है, कहाँ पर उनके लॉन्च पैड है, इन सबकी जो लोकेशन है बताई थी, जिसके बाद इनका जो सक्सेस हो गया जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर। तो पंजाब कैडर के 1989 बैच के IPS जो अधिकारी हैं, रॉक एजेंट जो होते हैं, उनको अपना खुद का नेटवर्क अच्छा खासा होता है जैसा कि, और अपने एसेट वहां पर लगाए रहते हैं। रवि सिन्हा की जगह पर रहेंगे अब IPS पराग जैन, ये नए प्रमुख होंगे। स्थापना हुई थी 1968 में हुई थी रा की, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। जैसा कि हाल ही में जून 2025 में किस राज्य में बोनालू उत्सव की शुरुआत हुई है? ये बहुत ही फेमस उत्सव होता है बोनालू उत्सव। ये शुरू हुआ है कहाँ पर? तेलंगाना में अभी आयोजित किया गया है। बोनालू उत्सव देवी काली को ये समर्पित है और तेलंगाना में सांस्कृतिक पहचान और लोक परंपरा को दर्शाता है। श्री जगदम्बा महाकाली मंदिर गोलकुंडा में ये आयोजित होता है। जैसा कि माना जाता है कि यहाँ पर 19वीं सदी में महामारी आई थी और उसके लिए लोगों ने माता काली की प्रार्थना की थी, तब से ये उत्सव मनाया जाने लगा। तो बोनम अर्पित किया जाता है इस समय। बोनम जो होता है ये चावल, गुड़ और दही, नीम के पत्तों का बना होता है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में आयोजित हॉकी पहले इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पुरुष खिताब किसने जीता? तो देखिए, पहला हॉकी इंडिया मास्टर अभी कुछ दिन पहले ही जब ये शुरू हुआ था, तो हमने आपको क्वेश्चन बताया था, चेन्नई तमिलनाडु में ये आयोजित हो रहा है। स्टार्स मतलब मास्टर्स कैप है जैसे कि, तो 40 साल की उम्र के जो ऊपर के लोग होंगे उनके बीच में ये हो रहा है, जो रिटायर हो चुके हैं उनके बीच में ये टूर्नामेंट हो रहा था। जैसे इंडिया मास्टर्स एक बार क्रिकेट में किया गया था सचिन तेंदुलकर वाली टीम का, ऐसे ही ये किया गया है हॉकी स्टार्स। तो चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित हुआ है और इसके पुरुष का खिताब जो है ये तमिलनाडु की टीम ने जीता है। पुरुष का खिताब तमिलनाडु की टीम जीता है। देखिए, तमिलनाडु लिफ्ट मेंस क्राउन एंड इनॉग्रल एडिशन। तो तमिलनाडु की हॉकी ने पुरुष का जीता हुआ है। महिलाओं वाला किसने जीता है? क्योंकि पुरुष महिला दोनों हुआ था। हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओसा यानी कि उड़ीसा, यहाँ पर उड़ीसा ने खिताब जीता है महिला वाला। 18 से 27 जून के बीच में चला है चेन्नई में ये। और हॉकी इंडिया की अगर बात करें तो हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुई थी। दिलीप अध्यक्ष, मतलब जैसे दिलीप कुमार तिर्की जो हैं यहाँ के अध्यक्ष है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस राज्य में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू हुई? तो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है, वर्ल्ड फेमस है एंड वर्ल्ड यूनिवर्स बॉस भी है ये। तो भगवान जगन्नाथ की पूरी यात्रा जो कि शुरू की गई है कहाँ से? उड़ीसा पुरी से शुरू हुई है, अब निकली हुई है यहाँ से। अब ये रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है और हालांकि कल एक दुखद घटना थी, थोड़ा सा सुनने को मिला कि स्टैम्पेड हो गया था, वहां पर भगदड़ हो गई थी, उसमें कुछ शायद 3 लोग की जान चली गई है। इस भव्य यात्रा की शुरुआत 27 जून से हुई है, 12 दिनों तक चलेगा ये और पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडिचा मंदिर तक जाती है। ये लाइन सीजीएल वालों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है और पूछा जा सकता है कि रथ यात्रा निकलती है तो कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो गुंडिचा मंदिर याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे सीजीएल एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। खैर, इसके पीछे का कारण क्या है? तो देखिए, ये रथ यात्रा एक तो वार्षिक और बहुत ही प्राचीन है, ये ऐतिहासिक। इसमें कहा जाता है, बताया जाता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा जो है भगवान कृष्ण की बहन देवी सुभद्रा जो है, इनकी इच्छा पूरी करने व्यक्त की थी इन्होंने। तो जब भगवान जगन्नाथ जो है इनके भाई और एक और भाई है जैसा कि बलभद्र, जो कि भगवान कृष्ण जी के जगन्नाथ के बड़े भाई हैं, जिसे बलदाऊ कहते हैं।
जैसे उन्हें हम लोग मतलब जैसे कि उनके साथ ये तीनों लोग की यात्राएं निकलती हैं, इसीलिए आपको ये 3 रथ यात्राएं देखने को मिलती हैं जैसा कि। और सबसे पहले भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा जाता है, उसके बाद फिर सुभद्रा जी और फिर उसके बाद बलभद्र जी का रथ खींचा जाता है। और ये रथ यात्रा जैसा कि हर साल कहाँ उड़ीसा से ही निकलती है और ऐतिहासिक भी है। अगला क्वेश्चन है, केरल साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2024 के लिए किस उपन्यास को सर्वश्रेष्ठ उपन्यास का साहित्य पुरस्कार दिया गया? तो जैसा कि साहित्य पुरस्कार दिया गया है, ये थोड़ा सा जैसे केरल से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो केरल का राज्य का है। तो क्वेश्चन आया है, अब केरल साहित्य अकादमी है तो इसके द्वारा दिया गया है 2024 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की गई है। राज्य स्पेशल ज्यादा हो जाता है। अभी इसमें ओनो उपन्यास को केवल एक ही आपको याद रखना है, ओनो उपन्यास बेस्ट उपन्यास का अवार्ड पाया है। जैसा कि वैसे तो मैं आपको पूरी जैसे कि बता दूं कि इसमें क्या है, जरूरत नहीं है डीप में जाने की। आनो जो है ये है बेस्ट नॉवेल चुना गया है, इस बार कैटेगरी में चुना गया है। जैसा कि सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है GR इंदुगोपन के द्वारा मतलब लिखा गया निबंध है, उनकी बेस्ट निबंध है ये। लेकिन आपको बस केवल यही याद रखना है, ओनो लिखा जो है GR इंदुगोपन ने सर्वश्रेष्ठ उपन्यास का पुरस्कार मिला है उनको, और केरल राज्य साहित्य अकादमी के द्वारा ये दिया जाता है जैसा कि। और अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जो महाद्वीप है वैश्विक औसत की तुलना में लगभग 2 गुना गति से गर्म हो रहा है? तो ये रिपोर्ट आई है, चौंकाने वाली है। जैसा कि इस रिपोर्ट के अनुसार 8 महाद्वीप में एक एशिया महाद्वीप ऐसा है जो एवरेज से जो ग्लोबल एवरेज होता है ना, उसके 2 गुना रफ्तार से ये तेजी से गर्म हो रहा है। अब देखिए, एशिया महाद्वीप गर्म होने के पीछे का कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं इस पर। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग बागो मतलब बीचों बीच जैसे पढ़ रहे हैं कि या विषुवत रेखा पर पढ़ रहे हैं या कहें कि उष्णकटिबंधीय में पढ़ रहे हैं, तो पूरा उष्णकटिबंधीय में नहीं पढ़ रहे हैं उतना ज्यादा, लेकिन मतलब पढ़ तो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा केवल हम ही को इफेक्ट होना चाहिए, अफ्रीका भी तो पढ़ता है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो वो तो पूरा एग्जैक्टली उष्णकटिबंधीय पड़ता है। लेकिन फिर भी ग्लोबल एवरेज जो है वो एशिया का ज्यादा नहीं है। और इसके पीछे का कारण अगर हम बताएं, हो सकता है कि देखिए कई कारण हो सकते हैं। केवल सूर्य के उष्णकटिबंधीय में पड़ने से ही केवल गर्मी नहीं होती है, सूर्य से जितनी गर्मी होती है उनको तो वन की वजह से, पेड़ों की वजह से थोड़ा सा कंट्रोल भी किया जा सकता है। लेकिन जो गर्मी हम लोग उत्पन्न करते हैं उसका क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन। आप CO2 के एमिशन से देखोगे तो चाइना आपको टॉप 3 देश में मिल जाएगा, भारत मिल जाएगा, ऐसे बहुत सारे देश हैं एशिया के मिल जाएंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन खूब धड़ल्ले से कर रहे हैं। वहीं पर यूरोपीय देशों में, एक तो यूरोपीय देश जो है वो शीतोष्ण में आता है, कटिबंध में आता है, ठीक। दूसरा चीज ये फायदा हो जाता है कि वो लोग थोड़ा सा विकसित विचारधारा भी वाले हैं, वो लोग इतना ज्यादा कार्बन का एमिशन भी नहीं करते हैं। अब क्योंकि वो लोग बहुत पहले ही डेवलप हो चुके थे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम से ही वो लोग हैं, तो वहां पर लोग खूब बर्बादी मचाए थे पहले, उसके बाद धीरे धीरे सुधरना शुरू हो गए थे। एशिया के बहुत सारे देश बाद में आजाद हुए, अभी बहुत ज्यादा 50 से 80 70 साल सबका एवरेज डेट ऑफ बर्थ है सबको, तो समझिए ये जितने देश हैं जो, इसलिए यहाँ पर अभी सुधार में काफी समय लग सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कि आप जानते हैं एमिशन से ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ती है, हमारा इफेक्ट मतलब जैसे इसका इफेक्ट जो है एशिया महाद्वीप में ज्यादा देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर एशिया जो है ना ये वार्म हो रहा है ट्वाइस एट द ग्लोबल एवरेज, जो ग्लोबल एवरेज है उसके 2 गुना रफ्तार से यहाँ पर ये गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है। अब WMO की ये रिपोर्ट है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट है। इसी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, असमय बारिश हो जाना, असमय धूप का निकलना जैसा कि, और असमय ठंडी बारिश बरसात का मतलब कुछ अस्त सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही, इधर उधर हो चुका है सब कुछ, ये सब इफेक्ट देखने को मिलता है। और जैसे ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट हम आपको बता चुके हैं, ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन से ग्लोबल वार्मिंग होती है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी चीजें जो होती हैं जैसे कि तापमान बढ़ता है जो बहुत प्रकार की बीमारियां भी होती हैं, और बहुत प्रकार के हेल्थ के नुकसान तो होते ही रहते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण को नुकसान होते हैं, पक्षियों को नुकसान होता है, जलाशय सूखने लगते हैं, समुद्र में जल स्तर में वृद्धि होने लगती है, और ग्लेशियर भी पिघलने लगते हैं। अब समुद्र में जल स्तर में वृद्धि होती है तो फिर द्वीप, जो छोटे छोटे द्वीप जैसे हैं देश हैं, वो डूबने लगते हैं, बहुत सारे तूफान वगैरह आते हैं, और यही से चक्रवात बनते हैं, और बहुत सारी चीजें इफेक्ट करता है। जैसा कि सबके पीछे कारण यही है, CO2 मतलब कार्बन का एमिशन। जैसा कि यही कारण है कि दुनिया फ्यूचर फ्यूल की तरफ बढ़ रही है। फ्यूचर फ्यूल बोले तो हाइड्रोजन ईंधन,
अब आप अक्सर सुनते होंगे कि जैसे कि माध्यमों से कि हाइड्रोजन गैस के लिए कुछ ना कुछ किया जा रहा है, हाइड्रोजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, हाइड्रोजन एमिशन, हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां बनाई जा रही हैं, इन्हीं सब के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन इज द फ्यूचर फ्यूल बिकॉज इट नो एमिट एनी कार्बन डाइऑक्साइड। ये कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं करता है, वैश्विक स्तर से तेज है। फिलहाल 2024 में एशिया को सबसे ज्यादा गर्म वर्ष घोषित किया गया था। अभी जो बीता पिछले साल एशिया सबसे गर्म वर्ष रहा था एशिया का, ये 2024। अगला कुछ हाल ही में चुनाव आयोग कितनी पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का फैसला किया है? तो जैसा कि आप जानते हो पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर रहे हैं। जी हाँ, भारत में 2800 से ज्यादा पार्टियां हैं। 2800 इतनी ज्यादा पार्टियां जो हैं ये राजनीतिक दल पंजीकृत हैं और रजिस्टर भी हैं। जैसे कि इनमें से 345 जो है पार्टियों को रजिस्ट्रेशन जो है रद्द किया गया है। चुनाव आयोग ने किया है। ये वही पार्टियां हैं जो कि 2019 के बाद से अभी तक की कोई चुनाव नहीं लड़ी हैं, मतलब अभी इरेगुलर रहे हैं या कहे कि अब चर्चे में अब नहीं है। साथ ही साथ इनका कोई भौतिक पता भी नहीं है, कोई फिजिकल एड्रेस नहीं है, गायब है। इनका ना कोई हेड होता है, ना ऑफिस है, ना कुछ ऑफिस है, ये सब गायब है। तो कई बार क्या होता है ना कि जैसे आप देखो कि वाराणसी से पीएम मोदी जब लड़ रहे थे चुनाव, तो उस टाइम पर 18 कैंडिडेट खड़े हो गए थे, ठीक है, तो उनके खिलाफ थे ये सब। तो ऐसे में ये सब लोग अपनी अपनी पार्टी बना, सब लोग अपनी अपनी पार्टी बनाकर, कोई भी छोटा होता है मतलब बड़ा होता है, सब अगर पार्टी बना लिए तो उसके बाद फिर जमानत जब्त हो गई या फिर अगली बार वो चुनाव नहीं लड़ा तो वो पार्टी वैसे ही रजिस्टर ही रह जाती है। अब इनको मतलब फैक्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे पार्टियां जो हैं 2019 के बाद जो चुनाव नहीं लड़ी हैं उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। आम चुनाव में 2024 के केवल 750 ने हिस्सा लिया था, मतलब अभी और भी है लाइन, लेकिन 2019 के बाद जो नहीं एक्टिव है उनको बंद कर दिया गया है। अब आगे हो सकता है चल करके 2022 के बाद 2024 के बाद जो एक्टिव नहीं है उनको भी धीरे धीरे बंद किया जाए, लेकिन लास्ट डाटा यही है कि 2024 के आम चुनाव में 750 ने हिस्सा लिया था, मतलब अभी भी बहुत सारे हैं जो अभी एक्टिव नहीं है। इन्हें लेटर पैड पार्टियां कहा जाता है। लेटर पैड पार्टियां ये उनकी भाषा है। मुख्य चुनाव आयुक्त अगर बात करें तो ज्ञानेश कुमार जी हैं। चुनाव आयोग आप जानते हो अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। 1993 के पहले एक केवल मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, इसके बाद से एक मुख्य चुनाव आयुक्त और उनकी हेल्प के लिए जो 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने लगे हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।